हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9 अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अध्याय 5 का अपन ने परिचय दिया था। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1। तो यूक्लिड का परिचय आपने पढ़ा भी होगा कि अध्याय के स्टार्टिंग के जो 3-4 पेज आपको दिए हुए हैं, इसके अंदर यूक्लिड की अध्याय 5 का परिचय ही आपको दिया हुआ है। आप चाहो तो वहां से भी इसकी स्टडी कर सकते हो, या फिर अपने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं 5.1 आपको दिया हुआ है। देखो, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 5.1 में पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है। तो इसका देखो, पहला ऑप्शन आपको दिया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बोला है कि केवल एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बल्कि यहाँ पर क्या है, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है आपका। बल्कि यहाँ पे क्या है, देखो एक बिंदु से अनेक रेखाएं आपकी खींची जा सकती है। ये रेखा भी खींची जा सकती है, ऐसे रेखा भी जा सकती है, और ये रेखा भी खींची जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। और यहाँ पे ये क्या बोला है, एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जाती है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर में लिखना है असत्य, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से आपको क्या है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, इसका नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ही क्या बोला है कि सेकंड ऑप्शन में आपको बोला है कि जैसे दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं न खींची जा सकती है। और ये क्या बोल रहा है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। बल्कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये भी आपका क्या है, असत्य है। और आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर लेना है कारण में। ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका थर्ड ऑप्शन आपको दिया है कि एक जो शांत रेखा है, मान लो ये ए और बी एक शांत रेखा है। अब ये बोल रहा है कि इसको इधर भी आगे बढ़ाई जा सकती है और इधर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, आपका सत्य है। ये अपन ने अभिग्रहित में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, आपका ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे इसको आपको सत्य लगाना है, क्योंकि ए और बी बिंदु यदि ये शांत रेखा है, इसको आगे अपन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका फोर्थ ऑप्शन आपको देखना है, यदि दो वर्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि यहाँ पे दो वर्त आपको बराबर दिए हुए हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ये फोर्थ ऑप्शन का इसका आंसर है। जैसे मान लो ये वर्त है, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी आपका एक वर्त है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर। दोनों वर्त आपस में जब इसको एक दूसरे को ऊपर रखोगे तो ये क्या होगा, एकदम संपाती हो जाएंगे। तो इनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होंगी। यदि दोनों वर्त आपके बराबर हैं तो इनकी त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी क्या होगा, आपका सत्य होगा। कारण में आपको लिखना है कि क्योंकि ये दोनों वर्त एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाते हैं, और संपाती होने के कारण इनकी त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है। इस कारण ये कारण आपको लिखना है। ऐसे इसका फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट का फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है। फिफ्थ ऑप्शन में आपको दिया है, जैसे ए बी एक रेखा है, ऐसे एक पी क्यू एक रेखा है, और ऐसे एक्स वाई क्या है, एक रेखा है। अब आपको क्वेश्चन 5 में बोला है कि यहाँ पर आकृति ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है किसके, एक्स वाई के। तो आपको सिद्ध करना है
तो ए बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई के। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर है किसकी, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है किसके, एक्स वाई के। जब ये ए बी पी क्यू के बराबर है तो पी क्यू ए बी एक्स वाई के बराबर है। तो अपन देखो ये पी क्यू, ये भी पी क्यू के बराबर है और ये भी पी क्यू के बराबर है। तो दो सेम चीजें आपके बराबर है, तो ये दोनों भी आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर अभिग्रहित फर्स्ट के अनुसार जैसे एक वस्तु दो अलग अलग वस्तुओं के बराबर होती है, तो वो दोनों वस्तुएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो ये इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई के। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, अभिग्रहित एक से। यूक्लिड का जो अभिग्रहित अपन ने पढ़ा था, यूक्लिड का जो अभिग्रहित अपन ने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 ऑप्शन आपको करने हैं, सत्य असत्य आपको बताना है और उनका कारण भी आपको लिखना है। तो उनका सत्य असत्य मैंने बताया है, जो कारण आपको बताया है वो आपको कॉपी में राइट भी करना है, लिखना भी है। तो यहाँ पर अपन देखो, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। तो आपको देखो इनको एक कुछ परिभाषा आपको देनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला ऑप्शन आपको दिया है समांतर रेखाएं, दूसरा ऑप्शन है लंब रेखाएं, तीसरा है रेखाखंड, चौथा है वर्ग की त्रिज्या और पांचवा है वर्ग। तो अपन देखो इनको परिभाषित करते हैं। तो आपके सामने है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो ये दोनों क्या होंगी, हमेशा एक दूसरे के समांतर ही चलती जाएगी, कभी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो कौन सी ये रेखाएं क्या कहलाती है, आपकी समांतर रेखाएं कहलाती है। इसका नेक्स्ट बिंदु आपको दिया हुआ है लंब रेखा है। तो अपन लेते हैं इसका सेकंड ऑप्शन आपका है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं आपकी क्या होती है, वे दो रेखाएं लंब रेखा कहलाती है जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे या प्रतिच्छेद करती है। वे दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा, इसको समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी जब, तो वे दोनों रेखाएं आपकी क्या कहलाएगी, लंब रेखाएं कहलाएगी। तो उनको तो अपन क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से समांतर रेखाएं और लंब रेखा अपन ने सीखा है। ऐसे अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन रेखाखंड। इसका रेखाखंड आपका कहलाता है, जैसे मान लो कोई भी रेखा है, इसके बिंदु में मान लो ए और बी एक खंड अपन ने काटा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेखाखंड कहलाता है। तो अपन क्या इसकी परिभाषा क्या देंगे, वह रेखा जिसके निश्चित बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे देखो, वह रेखा जिसके निश्चित बिंदु हो वो क्या कहलाती है, आपकी रेखाखंड कहलाती है। जैसे माना ए और बी,
ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। इसको आगे पीछे अपन बढ़ा नहीं सकते हैं। ये एक रेखा का कोई भाग है, जैसे मान लो ये रेखा है, जैसे ये ए बी सी डी, ये भी आपका एक रेखाखंड है, ये भी आपका रेखाखंड है। तो जिसके निश्चित बिंदु होते हैं, जैसे मान लो ये एक रेखाखंड आपका कहलाएगा, तो वह रेखा जिसके निश्चित बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना, रेखाखंड कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसे इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या आपकी क्या कहलाती है? वर्त की, देखो मान लो ये वर्त है, तो वर्त की जो त्रिज्या आपकी कहलाती है, वर्त की परिधि से केंद्र तक की बीच की दूरी ही आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? वर्त की परिधि से केंद्र तक, केंद्र के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? इसकी परिभाषा आपको देनी है। यह आपकी क्या होगी? वर्त की त्रिज्या। अब आपको बताना है वर्ग किसे कहते हैं। वह है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। या फिर आपको लिखना है वह चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या कहलाता है? आपका चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, वह सभी भुजाएं बराबर हो, वह सभी कोण 90 डिग्री के या फिर समकोण, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं, समकोण हो, वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से आपको वर्ग की परिभाषा देनी है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह सभी और सभी कोण भी क्या हो? 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके वर्ग कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपका वर्ग की, ये आपके पास वर्ग का आकृति है, जैसे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वर्ग है। तो यहाँ पे देखो ये 4 होगी, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको वर्ग की परिभाषा आपको देनी है। इस प्रकार से आप क्या है, इसकी सभी परिभाषाएं क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी परिभाषाएं आपको पूछी है देनी थी। और यहाँ पे समांतर रेखा है, लंब रेखा है, रेखाखंड, वर्ग की त्रिज्या, वर्ग, बिंदु, रेखा, ये सब किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसकी पहली अभिधारणा आपको दी हुई है कि दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पे देखो पहली अभिधारणा जो आपको बोली है, उसकी पहली अभिधारणा आपकी क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ए बिंदु और बी बिंदु आपका ऐसा है कि इन दोनों को जब मिलाते हैं और इसमें एक सी बिंदु आपके पास बीच में क्या है स्थित है। तो यह आपकी क्या है, तीसरी क्वेश्चन के फर्स्ट अभिधारणा आपको दी हुई है कि दो बिंदु आपको ऐसे लेने हैं, उनमें तीसरा जो बिंदु है वो इन दोनों के बीच में क्या हो, विद्यमान हो। ऐसे ही आपको इसकी सेकंड अभिधारणा बोली है कि यहाँ पर कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे इसकी सेकंड अभिधारणा जो आपकी है वो क्या है, आपके देखो 3 बिंदु है। जैसे मान लो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये तो और ये सी बिंदु हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इस रेखा पर स्थित नहीं है, तीसरा बिंदु। तो आपको सेकंड अभिधारणा बोला है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो आपके नीचे इसके कुछ ऑप्शन आपको इसके कुछ क्वेश्चन आपको पूछे हैं, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित का मतलब है, देखो इसको पहले अभिधारणा में आपको दिया हुआ है 2 भिन्न बिंदु। तो यहाँ पे जो बिंदु आपको दिया हुआ है, एक बिंदु की परिभाषा आपको यहाँ पे दी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट आंसर में तो आपको लिखना है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो यहाँ पे लिखना है अपरिभाषित
अपरिभाषित शब्द। अपरिभाषित शब्द पहला तो आपका क्या है, बिंदु। बिंदु को यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे ही इसमें देखो दूसरी अभिधारणा में आपको दिया हुआ है कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रेखा। रेखा शब्द ऐसा है इसको यहाँ पे क्या हुआ, परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखो इसके आपको केवल 2 ऐसे आपको ऐसे बिंदु यहाँ पे लिखने हैं कि जिनको परिभाषित इसने नहीं किया है। तो यहाँ पे अपन ने परिभाषित शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं बिंदु और रेखा। ऐसे यहाँ पे देखना है क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये अभिधारणाएं आपकी अविरोधी है। क्या अविरोधी का मतलब है ऐसी कोई अभिधारणाएं नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो इसका पहला और सेकंड ऑप्शन में आपको बोला है कि देखो पहले ऑप्शन में तो बोला है ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो ऐसी कोई, और ऐसे 3 बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो। तो ऐसी अभिधारणाएं केवल यही अभिधारणाएं ऐसी होती हैं और इसकी ऐसी कोई अभिधारणाएं नहीं होगी। तो ये क्या है, अविरोधी है, किसी का विरोध नहीं करती, अपने आप में क्या है ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये अभिधारणाएं क्या है, अविरोधी है, सत्य है। तो यहाँ पे इसका सेकंड का ऑप्शन क्या लिखना है आपको, सत्य है। ऐसे ही क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर देखो ये अपने आप में ये अलग है। तो ये क्या होगी, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देना है ये अभिग्रहित यूक्लिड की अभिधारणा अभिग्रहितों को क्या करती है, अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना था। इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपन ने पढ़ा है और ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपन बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।